हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना यूजीसी नेट का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है कि अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई एंड अगस्त तक हो सकता है, तो आपके पास कम से कम 2-2.5 महीने का टाइम और मिल गया है, ठीक है। तो अब आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी कर सकते हैं और अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है जो मुझसे लाइन में जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैम गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, बहुत नींद आने लगी है, भाई आलस आता है, बुक लेके बैठते हैं मैम, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, 2 घंटा सो लिया, टाइम उसी में चला जाता है। तो भाई ये जब तक हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये नींद आना या और भी काम करना, हमारा ये काम ज़रूरी है, वो काम ज़रूरी, ये तब आते हैं, ये बहाने तब होते हैं जब हमको कोई काम करना नहीं होता है, ठीक है ना। जब हमको कोई काम करना होता है तो हमारे पास ना हमको नींद आती है। जो स्टूडेंट होते हैं कुछ लोग रात भर जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे बहानेबाजी मत करिए और अपना यदि आप सफलता चाहते हैं, क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम है यदि आप बहुत हल्के से लेके चलेंगे तो आप कभी नहीं नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और आप सोचें आपने एमए में एमएड में 70% 80% भी पा लिए होंगे, लेकिन यदि नेट का एग्ज़ाम है ना तो नेट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग थ्योरिकली पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बहुत डीपली पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कभी कॉलेज ही नहीं जाते हैं, एग्ज़ाम भर देने जाते हैं, फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, ठीक है, गैस पेपर से पढ़ के ही पास हो जाते हैं। तो एमए में एमएड में बहुत अंतर होता है और नेट में, यूजीसी नेट में। यदि हम इसीलिए तो कहते हैं कि जो पढ़ाई का हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई एक दूसरे में आपस में संबंध नहीं है, यदि हमको तभी उस चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए तो हमारा नेट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन चीज़ें वही हैं जो हम लोग एमए में पढ़ते हैं, एमएड में पढ़ते हैं, वही चीज़ें सारी इसमें हैं, लेकिन तब हम लोग उनको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये, और इंटरेस्ट के लिए मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी सी बात बता दूं कि यदि आप लोग चाहते हैं ना कि मैम मुझको नींद आने लगती है, ठीक है, नींद आने लगती है पढ़ाई करते टाइम, तो आप सोचें कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ लूँ और आपका नेट निकल जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। इसलिए आप कम से कम 6 घंटे, 5 या 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाके, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो इतना लेंथी है, तभी जाके आप कहीं सिलेबस समझ पाएंगे और तभी आप उसका पूरा कोर्स कर पाएंगे। यदि जब आपका सिलेबस एक बार पूरा पढ़ा ही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम क्या देंगे, आपको चीज़ें पता ही नहीं होंगी क्या है। तो इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ इंटरेस्ट के लिए कि जो भी कहते हैं हमको नींद आती है, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि मैं तो अभी यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगले साल से मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रही हूँ, आपका टेक्स्ट भी लूँगी हर हफ्ते। तो जो यूनिट मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी आपको, जैसे मैंने टीचर एजुकेशन पढ़ाया, तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे 2012 से लेकर 2019 तक, मैं सारे क्वेश्चन का आपका टेक्स्ट लूँगी, फिर देखूँगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप क्वेश्चन उसके सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अगली बार से ही करूँगी, जब आपका ये जून का एग्ज़ाम हो जाएगा, ये जुलाई में होता है या अगस्त में होता है, इसके बाद जब दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम जब भी होगा, ठीक है, आगे जब होगा वो एग्ज़ाम, तब मैं आपको ये सब भी फैसिलिटी यहाँ पे दूंगी। सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेगी, यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि आपको इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, तो आप कहीं पे भी, इतने यूट्यूब चैनल में इतनी टेस्ट सीरीज चल रही है, कहीं पे भी बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पेड कोर्स ज्वाइन किए होंगे किसी भी टीचर्स का या कोई भी कोचिंग में, तो वहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस भी पढ़िए, ठीक है, जो उसका कंटेंट है वो भी पढ़िए। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपकी सफलता निश्चित नहीं होगी। तो आप किसी की भी टेस्ट सीरीज कर लीजिए। जो लोग नहीं पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ कि आप किसी भी कोचिंग की, सब लोग अपनी टेस्ट सीरीज निकाल रहे हैं, किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या होगा, आपको 2 पेपर पर डे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जो जिनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना, जब आप एक पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तो एक पेपर में आपको कितना, कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा एक पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि पहले तो आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके बाद उसको सॉल्यूशन देखेंगे, तो इतने में आपका 2 घंटा पढ़ना हुआ, भले आप बगैर मन से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, बोरिंग फील नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक इंटरेस्ट रहेगा, वहाँ पे टाइमिंग चल रही होती है, एक आपको वैसे ही फील होगा जैसा आप एग्ज़ाम हॉल में होता है, वहाँ पर टाइमिंग चल रही होती है, हमारे मन में घबराहट होती है, टाइम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको ये सारी इस चीज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम हॉल में जो आपके अंदर घबराहट होती है ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। तो आप किसी भी ज़्यादा किसी का पेड नहीं होगा,
किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए यदि अपनी सफलता निश्चित करना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि आपको पहले ही पता होगा, मैं शुरुआत से ही पेपर सॉल्व के लिए, क्वेश्चंस पेपर लगाने के लिए ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं, कम से कम 10 स्टूडेंट मैंने इसी तरीके से सजेस्ट किया है और वो निकले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर आप करना कि कोई भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और पर डे का देखिए, यदि आप 2 पेपर लगाएंगे ना तो कम से कम 3-4 घंटा तो आपका इसी में चला जाएगा। फिर आप 1 घंटा भी यदि कुछ भी पढ़ लेंगे ना तो उतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि भाई आपने कोई हरियंत्र की गाइड खरीद ली या कोई किसी और की गाइड खरीद ली, कोई और भी बुक खरीद ली, ठीक है, फिर आप उसको खोल के पढ़ेंगे तो गारंटी देती हूँ आप आधा घंटा नहीं पढ़ पाएंगे। आधा घंटा पढ़ भी लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हरियंत्र की गाइड बहुत बोलते हैं ना, मैडम किताब बताइए कौन सी अच्छी है। ठीक है, आपकी हरियंत्र की गाइड आ रही हैं और भी कई बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पूछ रही हैं मैम कौन सी बुक अच्छी है। ठीक है, तो मैं बुक अच्छी, सभी बुक अच्छी होती है, लेकिन यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो हरियंत्र की हो, चाहे वो और किसी की भी हो, ट्रूमैन की हो, KBS मदान की आ रही है, किसी की भी हो, तो ये बुक आपके लिए इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि मटेरियल इसमें सब है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक बार आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद फिर उस बुक को पढ़ेंगे, या आप कहीं और से सिलेबस को पढ़े हुए हैं, फिर यदि आपको चीज़ें आती हैं, केवल आपको कंटेंट दोबारा से क्लियर करना है, तो वो बुक आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन आप सोचें कि मैं उन्हीं से पढ़ के एग्ज़ाम दे लूँ, नेट निकाल लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, जो मैंने फील किया, जो मैंने समझा, वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, हमारा यूनिट 4 चल रहा है। ठीक है, यूनिट 4 चल रहा है और यूनिट 4 का पार्ट 1 हम करवा चुके हैं, पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए करवा चुके हैं। आप लोगों को पता होगा आपके सभी यूनिट्स में 4 पार्ट हैं, A B C D। ठीक है, प्रत्येक यूनिट में आपकी चाहे यूनिट 1 हो, चाहे 2nd हो, चाहे 3rd हो। ठीक है, तो हमारी 1st यूनिट पूरी हो चुकी है, 2nd यूनिट पूरी हो चुकी है, 3rd यूनिट आप लोगों के कहने से हमने छोड़ दी है और 2nd यूनिट 4th यूनिट हम करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और अब टाइम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा और सिलेबस हो जाएगा तब तक हम आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस की भी व्यवस्था कर लेंगे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए यदि कोई भी जो स्टूडेंट ऐसे हैं, कहीं पे कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, नहीं वो इतना खर्च करना चाहते हैं, तो भाई 300-400 रुपये में या 500 रुपये में तो इतना तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, किसी की भी कीजिए, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कौन। टेस्ट सीरीज़ तो कैसी भी हो, हमारे क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, प्लस अपने क्वेश्चन पेपर लगाइए। इतने में आपका कम से कम 2-2.5 घंटा पर डे का इसमें निकलेगा, 3 घंटा और 1-2 घंटा आप अपना कुछ भी कोई भी किताब उठा के पढ़ेंगे ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपका कम से कम 4 घंटा हो जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा और आपको नींद भी नहीं आएगी और आप पढ़ भी सकेंगे। ठीक है, मैं बहुत आपको प्रैक्टिकली ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, सभी लोग यहाँ पे केवल कंटेंट समझाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रिक भी बता रही हूँ कि आप किस तरीके से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टीचर एजुकेशन। यहाँ पे क्या है, अध्यापक शिक्षा है। ठीक है, 4 यूनिट क्या है हमारी, टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन में हम 1st यूनिट पढ़ चुके हैं, अध्यापक का शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, NCERT एवं NCTE पाठ्यक्रम प्रलेखों में प्रारंभिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा, किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए हमारे माध्यमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर एवं उच्च स्तर पर। ठीक है, इसके बाद सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, संगठकों का संगठन, समव्यवहार पर उपागम, पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपादक, सहयोगात्मक एवं अनुभव जर्नलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूरी की पूरी टीचर एजुकेशन में, ठीक है, पूरी की पूरी टीचर एजुकेशन में केवल एक ही चीज़ पढ़नी है कि टीचर्स की क्या क्वालिटी होती है। ठीक है, पूरी के पूरे टीचर एजुकेशन में हमको केवल एक ही चीज़ पढ़नी है कि टीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, टीचर कैसा होना चाहिए जिससे वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से संतुष्ट कर सके। ठीक है, पढ़ा सके, जो वो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए और उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा वो टेक्निक यूज कर रहा है, किस मेथड को यूज कर रहा है, क्या कंटेंट्स स्टूडेंट्स को दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी टीचर से यदि स्टूडेंट्स कोई पूछता है तो वो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा, क्योंकि क्लास में
कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स तो होता नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम लगता है उनको सीखने में। तो सबके लिए स्टूडेंट्स के टीचर के अंदर सिखाने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो जल्दी सीख रहा है तो ऐसा नहीं केवल टीचर उन्हीं पे फोकस करे, जो धीमे सीख रहा है उनको टीचर 10 बार बताए उस चीज़ को, इतनी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को 10 बार बता सके। ठीक है, जो टीचर एजुकेशन के गुण हैं, इन सर्विस में टीचर एजुकेशन के क्या कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, एवं प्री सर्विस में किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, किस तरीके से उनको और टैलेंटेड बनाया जाता है और उनके प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो और कुछ नया सीख सकें। टाइम के हिसाब से जो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी आवश्यकताएँ बदल रही हैं, उनके हिसाब से टीचर और बेटर कैसे कर सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपना टीचर एजुकेशन यूनिट 4 पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि सिलेबस में आपको क्या लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और मैं सभी लोगों से बोल रही हूँ कि सिलेबस आप लोग अपना डेली पढ़ा कीजिए। ठीक है, जिससे आपकी कम से कम 30% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। यदि आप लोग को सिलेबस अपना रट जाएगा ना, चीज़ों को आप समझ लेंगे ना, तो आपको आधा सिलेबस, यदि पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा तो आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो जाएगी। आपने भले उस बारे में जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ते रहेंगे, लेकिन सिलेबस आप पहले इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है यूनिट 4 में पार्ट बी में। ठीक है, शुलमैन, डेंग एवं ल्यूक तथा हैबरमैन के दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना। ठीक है, शुलमैन, डेंग एवं ल्यूक तथा हैबरमैन के दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें आपका इंग्लिश में बता देते हैं कि आपका क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ शुलमैन, डेंग एवं ल्यूक एंड हैबरमैन। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लिखी हुई है, मतलब इन्होंने कहा है, चाहे वो शुलमैन हो, ये क्या है, शुलमैन हो, डेंग हो एवं ल्यूक हो या हैबरमैन हो, आपके इन्होंने सबके लिए टीचर एजुकेशन कैसी बताई है। इन्होंने टीचर एजुकेशन में मुख्य जो आधार बताया है, ज्ञान को बताया है। ठीक है, नॉलेज को बताया है। इन्होंने कहा है कि जो इनमें से मुख्य होता है, जो टीचर एजुकेशन के लिए मुख्य क्या होता है, टीचर के लिए मुख्य क्या होता है, ज्ञान होता है, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने सबका जो टीचर एजुकेशन का आधार बताया है, शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना। ठीक है, ज्ञान आधार को समझना, जो इनका आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यदि टीचर में खुद का ज्ञान नहीं होगा, टीचर में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा। ठीक है, शिक्षण विधियों से रिलेटेड ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या बताएगा, जो तकनीकी से रिलेटेड ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को। उसके अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, टीचिंग डेवलपमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें टीचर्स के अंदर होना चाहिए। तो इन्होंने मुख्य रूप से ज्ञान को, अनुभव को मुख्य होता है। इन्होंने मुख्य आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, ज्ञान के आधार को समझना, किसका, टीचर एजुकेशन, जो ज्ञान है मुख्य है टीचर में। तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज और बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ सचमैन, शुलमैन, डेंग एवं ल्यूक एंड हैबरमैन। ठीक है, तो इनके आधार पर जो टीचर एजुकेशन के कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हैं और क्या क्या इन्होंने कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको पहले ही बताया कि टीचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो अध्यापक होना चाहिए कैसा होना चाहिए। आजकल तो अध्यापक का मतलब ही बदल गया है, टीचर्स का मतलब ही बदल गया है। रिस्पेक्ट नाम पे कोई चीज़ ही नहीं बची है, क्योंकि टीचर्स में भी वो गुण नहीं हुए जिससे स्टूडेंट हो उनकी रिस्पेक्ट करे, और स्टूडेंट्स के भी गुण बदल गए हैं कि जिससे वो उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे हमको शिक्षा से रिलेटेड पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स कोई भी टीचर से क्यों जुड़ता है, शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यदि वास्तविक रूप से वो उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है उस टीचर से जुड़ने का। ठीक है, या वो फ्री में जुड़ा हुआ हो या वो पैसे लेकर जुड़ा हुआ हो। ठीक है, यदि हम किसी को पे करते हैं, 1000 रुपये भी पे करते हैं या 100 रुपये भी पे करते हैं, तो किसी भी टीचर से हम उम्मीद करते हैं कि जिस लिए हमने उसको 100 रुपये दिए हैं वो हमको पूरे वसूल हों, वो हमको सब कुछ दे सके जिस उद्देश्य से हमने उसको 100 रुपये दिए हैं या 1000 रुपये दिए हैं या कितने भी दिए हुए हैं। तो केवल अब जो शिक्षा है वो व्यवसायीकरण बन गई है, लेकिन व्यवसायीकरण के माध्यम से भी
ठीक है। मतलब कोई भी स्टूडेंट यदि जुड़ा हुआ है या फिर फ्री में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आप ही हमारे चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, आधा घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि हम जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आपका चैनल देख रहे हैं, हमारा वो उद्देश्य पूरा हो। आप यूजीसी नेट के लिए देख रहे हैं तो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड देख रहे हैं, यदि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आपका देखना सार्थक होता है। यदि वीडियो में मैं आपको केवल बातें 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 बनाऊं और काफ़ी चीज़ें इधर उधर की बातें करूं और आपको जो टॉपिक चाहिए है वो नहीं मिलता है, तो आपको क्या लगता है? तो इसीलिए इस टीचर एजुकेशन का मतलब बदलता जा रहा है। आज के टाइम में टीचर जो अध्यापक हैं उनका मतलब बदलता जा रहा है। वो शिक्षा को केवल व्यवसायीकरण बता रहे हैं, पर कहते कुछ और हैं, बाद में कुछ और होता है। मुझे कई जगह से इस तरीके की नॉलेज मिली हुई है, ठीक है। कुछ भी बोल दिया कि आपको इस तरीके का यहाँ पे देंगे, जैसे कोई भी वीडियो है आपका, उसमें हेडलाइन आप देखते हैं यूट्यूब पर, हेडलाइन कितनी अच्छी लिखी होती है, ठीक है, लेकिन अंदर उसके क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यही चीज़ यहाँ पे टीचर्स की भी क्वालिटी। तो कोई भी टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, रिस्पेक्ट तभी होती है जब उनका केवल शिक्षा से रिलेटेड संबंध होता है, ठीक है, और किसी चीज़ से संबंध नहीं होता है, केवल शिक्षा से संबंध होता है। आप हमारे लिए शिक्षा के लिए आए हैं, शिक्षा प्राप्त करेंगे और चले जाएंगे। बाकी हमारी निजी लाइफ से और किसी भी चीज़ से लेना देना ना टीचर्स को होता है ना स्टूडेंट्स को उससे होता है, ठीक है। वो क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि शिक्षा क्या होती है, इन्होंने क्या बताया आपके, चाहे वो यहाँ पे आपके सुलमैन हो, डेंग हो एवं ल्यूक हो, ठीक है, या हेबरमैन हो, तो इन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सुलमैन की, ठीक है, सुलमैन की। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सुलमैन की। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। हम यहाँ पे आपकी हेडिंग डालते हैं सुलमैन के दृष्टिकोण में, सुलमैन के दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को, ठीक है, अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना, ठीक है। आपके सिलेबस में यही लिखा हुआ है ना, जिसने सिलेबस पढ़ा हुआ होगा उसको पता होगा कि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुलमैन की बात कर रहे हैं। आपके सुलमैन है, डेंग है एवं ल्यूक एंड हेबरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल सुलमैन की बात कर रहे हैं कि सुलमैन के दृष्टिकोण जो इन सभी लोगों का दृष्टिकोण था, ठीक है। तो जो इन सभी लोगों का दृष्टिकोण था, इन्होंने मुख्य रूप से टीचर्स के ज्ञान को मुख्य माना था, ज्ञान आधार को, इसीलिए यहाँ पे जो लिखा है ज्ञान आधार को समझना, ठीक है। इन्होंने नॉलेज को मुख्य माना था कि ज्ञान, ठीक है। जो वास्तविक टीचर वही हो सकता है जो उसके अंदर मुख्य ज्ञान हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंट है, वैसे लगभग सेम ही है, लेकिन मिनिमम सा बहुत मामूली सा डिफरेंट है जो मैं यहाँ पे इनको अलग कर दूंगी, ठीक है। तो टीचर्स कैसा होना चाहिए? टीचर्स को उसको ज्ञान होना चाहिए उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड। तो इन्होंने सुलमैन ने कहा है कि जो टीचर्स को उसके सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु का मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम आपको बात करें ना सिलेबस का, यदि आपको सिलेबस का, सोचिए जब इन्होंने जो इतने बड़े ये थे, इन्होंने इसकी बात की कि टीचर्स को विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्लस आपके उसका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, तो हम लोग के लिए तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि टीचर्स को विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और प्लस किसका ज्ञान होना चाहिए? पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र का, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या? सब्जेक्ट मैटर प्लस पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो टीचर्स को ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए एवं शिक्षा शास्त्र एवं पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका उसको कंटेंट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट्स को उसको कैसे पढ़ाना है। तो इसके अंदर का तो उसका क्या आ जाएगा? विधियाँ आ जाएंगी, किस तरीके से वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, क्या क्या मैटर यूज कर रहा है, क्या क्या टेक्निक यूज कर रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से वो स्टूडेंट को समझा रहा है, यानी उसको अपने विषय से संबंधित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो छात्र के सामने पूरी विषय वस्तु रख सके, जिससे जो छात्र हो बहुत अच्छे से समझ सकें।
ठीक है। यदि टीचर्स को यही नहीं पता होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, तो उसको ये भी नहीं पता होगा हमको पढ़ाना क्या है, वो पढ़ा क्या रहा है, ठीक है, उसको क्या पढ़ाना है और वो क्या पढ़ा रहा है। तो इसीलिए जो सिलेबस होना चाहिए और वो टीचर्स को रटा हुआ होना चाहिए। जब वो उसको रटा हुआ होगा, उसको आता होगा, तभी वो स्टूडेंट के सामने उसको डिफाइन कर पाएगा और स्टूडेंट्स भी उसको समझ पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो सिलेबस उन्होंने मुख्य रूप से बताई, इसी को ज्ञान का आधार माना है कि जो ज्ञान उसके टीचर्स के अंदर नॉलेज से मतलब क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। तो मुख्य रूप से इन्होंने किस ज्ञान को मुख्य माना कि विषय वस्तु से रिलेटेड जो विषय वस्तु होना चाहिए, सब्जेक्ट की, उसके विषय की, विषय से संबंधित जो विषय वस्तु होना चाहिए वो होना चाहिए, एवं पेडागोजी, ठीक है, किस तरीके से वो पढ़ाएगा, किस तरीके से क्या तकनीकी यूज करेगा, क्या शिक्षण विधियाँ यूज करेगा, क्या कंटेंट पढ़ाएगा, तो तभी तो वो पढ़ाएगा। तभी इसके बाद ही जब उसको विषय वस्तु का ज्ञान होगा, इसके बाद ही तो वो पेडागोजी का यूज करेगा। जब उसको यही पता नहीं होगा कि हमको पढ़ाना क्या है, उसको सिलेबस का अतई पता नहीं होगा, तो वो क्या पढ़ाएगा। तो इन्होंने जो सुलमैन का मुख्य है, तो इन्होंने कहा कि जो क्या होना चाहिए मुख्य रूप से, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि सुलमैन के अनुसार जो टीचर्स का जो मुख्य नॉलेज होना चाहिए, मुख्य ज्ञान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विषय वस्तु, ठीक है, उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, उसको क्या पढ़ाना है, उसको क्या चीज़ स्टूडेंट्स को देना है। और एक टीचर ही है जो विषय वस्तु को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है। यदि टीचर्स ही नहीं कर पाएगा तो स्टूडेंट्स कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो टीचर्स को अपने विषय वस्तु का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। यदि टीचर्स को ही पता नहीं है तो स्टूडेंट्स को क्या बताएगा, ठीक है। इसके बाद वो शिक्षण पेडागोजी के किस तरीके से उसको पढ़ाना है, किस तरीके की शिक्षण विधियाँ यूज करता है, किस तरीके की टीचिंग स्किल्स यूज करना है, तो इसके बाद ये आते हैं। तो इसमें जो इन दोनों में जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो जो सुलमैन थे इन्होंने मुख्य रूप से कहा कि जो अध्यापक का विषय संबंधित ज्ञान होता है, ठीक है, विषय संबंधित ज्ञान होता है, और जो पेडागोजी होती है, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होता है, जो विषय संबंधित ज्ञान होता है, एवं जो पेडागोजी का ज्ञान होता है, ये मुख्य रूप से आपस में परस्पर होते हैं, ठीक है, आपस में परस्पर रूप से विकसित होते हैं, ठीक है, या विकसित होते हैं या विशिष्ट होते हैं, ठीक है, परस्पर रूप से विशिष्ट होते हैं। तो जो इन्होंने कहा कि अध्यापक का, इन्होंने कब कहा, ये 1986 में इस बात पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है, 1986 में सुलमैन ने दिया था, ठीक है। इनमें आपके इसमें 2 सन है, एक जो 1986 है, इसमें इन्होंने कहा कि जो अध्यापक का विषय संबंधित ज्ञान होता है, जो विषय वस्तु का ज्ञान होता है, प्लस जो पेडागोजी होती है, जो शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होता है, जो शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होता है, ये आपस में विशिष्ट होते हैं, आपस में परस्पर होते हैं, ठीक है, आपस में इनका परस्पर संबंध होता है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में 1986 पर इस बात पर बल दिया, ठीक है, ठीक है। इन्होंने अध्यापक के ज्ञान को मुख्य माना है। अध्यापक के ज्ञान का जो मुख्य आधार है, इन्होंने ये माना है कि अध्यापक का जो ज्ञान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए, विषय उसको सब्जेक्ट का अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, एवं पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए। तो इन्होंने जो कहा कि जो अध्यापक के ज्ञान का आधार होता है, इससे रिलेटेड उसके जो अनुभव होते हैं, ठीक है, उससे के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान होते हैं, ठीक है, उसके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके जो अनुभव होता है, वो टीचिंग कार्य कर रहा है, तो उसके पास जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, एवं जो पेशेवर अनुभव होता है, जब वो अध्यापक कार्य कर रहा है, तो वो जो वोकेशनल एजुकेशन होती है, वो अध्यापक कार्य, जो अध्यापन, जो पेशेवर, ठीक है, व्यावसायिक अध्ययन, ठीक है, जो व्यावसायिक टीचिंग वो कर रहा है, व्यवसाय के रूप में कर रहा है, तो जो पेशेवर अध्ययन होता है, इसको इन्होंने मुख्य रूप से माना है। क्यों, किसमें, विषय वस्तु से रिलेटेड जो पेडागोजी होती है, इसमें इन्होंने मुख्य रूप से माना है कि जो अध्यापक का ज्ञान कौन कौन होता है, अध्यापक के पास क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। एक तो होना चाहिए उसका विषय वस्तु का, सब्जेक्ट मैटर, उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसको पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से वो आपको पेडागोजी का पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या शिक्षण विधियाँ यूज करनी है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस तरीके से आपको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से आपको शिक्षण विधियाँ यूज करना है, ठीक है। तो इन्होंने पेडागोजी का, और इसमें जो आपके अनुभव होते हैं, ठीक है, जो आपका ज्ञान होता है, जो आपके पास जो अनुभव होते हैं, शैक्षणिक अनुभव होते हैं, जो आपका ज्ञान का संग्रह होता है, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं ज्ञान का संग्रह, जो आप इस टाइम पे जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जो आपको विषय वस्तु का ज्ञान है, तो आपने कुछ ज्ञान संग्रह किया होगा, ठीक है, जो ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान का संग्रह, जो ज्ञान का अनुभव, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, ज्ञान का जो अनुभव होता है, एवं पेशेवर ज्ञान। तो इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और जो सुलमैन थे, ये मुख्य रूप से इन्हीं को ज्ञान का आधार मानते थे, ठीक है, टीचर्स के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत आपका इनका एक फॉर्मूला है PCK, ठीक है। ये इनका एक PCK जो इनका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो सुलमैन का ये आप याद रखना कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था PCK, ये किस आधार पे दिया था, एक इन्होंने जैसे आपका पेडागोजी हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया, तो इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो इसके बीच में क्या आपका कंटेंट होगा, जो शिक्षण विधियाँ होंगी एवं सब्जेक्ट मैटर होगा, तो एक इसमें कंटेंट होगा, ठीक है। कंटेंट कि हमको क्या कंटेंट पढ़ाना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या वो होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसका क्या हो जाएगा PC, इस आधार पर इनका ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखना कि सुलमैन का एक फॉर्मूला है PCK, ठीक है। जो पेडागोजी होगी एवं जो सब्जेक्ट मैटर होगा, जो विषय वस्तु से रिलेटेड ज्ञान होगा, वो तो आपका क्या पेडागोजी हो गई, P से पेडागोजी, ठीक है। P से हो गई आपकी पेडागोजी, इसके बाद C से हो गया कंटेंट एवं K से हो गया नॉलेज, ठीक है। तो PCK ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है। आपको किसका, शिक्षण का नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब ज्ञान के आधार है। तो इन 3 चीज़ों को इन्होंने ज्ञान का मुख्य आधार क्या माना है, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पेडागोजी ऑफ नॉलेज, क्या आपको पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो आपके पेडागोजी के अंतर्गत आ जाएगा। कंटेंट ऑफ नॉलेज, कंटेंट के अंतर्गत आ जाएगा क्या कंटेंट होना चाहिए, किस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद आपका नॉलेज, तो इन चीज़ों को जो ज्ञान होता है आपका नॉलेज, मुख्य रूप से तो ज्ञान ही है, टीचर्स के अंदर इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके इन्होंने 4 आधार माने हैं, ठीक है। ज्ञान के इन्होंने 4 आधार माने हैं। जो सुलमैन थे, ज्ञान के आधार पर ही टीचर्स एजुकेशन पढ़ना है, ये सभी लोगों ने बताई है, लेकिन अभी हम ये केवल सुलमैन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी हो सकता आपसे, देखिए हम कई बार कह चुकी हैं कि आप कितने भी अच्छे से पढ़ लेंगे मैटर, कितने भी अच्छे से कंटेंट पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। कब तक, जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आपका 100% चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जब वहाँ छोटे छोटे से जो पॉइंट होते हैं ना, छोटे छोटे से जब हम वहाँ पर उनको चीज़ों को क्लियर करते हैं, ठीक है, तब हमारी वो चीज़ें समझ में आएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो टॉपिक है, ये तो आपके नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो आपका नया बदला हुआ सिलेबस है, बदले हुए आधार पे ये आपका जो नया जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इनने सुलमैन ने ज्ञान के जो 4 आधार बताए हैं, टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है, टाइप ऑफ नॉलेज, 4 आधार बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है पेडागोजिकल नॉलेज, ठीक है, पेडागोजिकल नॉलेज, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, ठीक है, शिक्षण विधियों का ज्ञान। इसके बाद दूसरा बताया है कंटेंट नॉलेज, जो मैं आपको भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें होता है आपका विषय संबंधित ज्ञान, ठीक है। और ये दोनों मिला के पेडागोजिकल नॉलेज एवं कंटेंट नॉलेज, ये दोनों मिलकर आपका तीसरा होता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ठीक है, कंटेंट नॉलेज। इसके बाद आपका जो फोर्थ, ये दोनों मिलकर ये तीसरा बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर ही ये बना है। इसमें है पेडागोजिकल नॉलेज, दूसरा है कंटेंट नॉलेज, तीसरा है पेडागोजिकल एवं कंटेंट नॉलेज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। तो जो आपको मॉडल, जो आपके शिक्षा के प्रतिमान अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में दिए हुए जो मॉडल दिए हुए हैं, तो उसको पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कि मॉडल किस तरीके का से अध्यापक से जो शिक्षा से रिलेटेड जो मॉडल बनाया जाता है, वो किस तरीके से हम लोग मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पेडागोजिकल नॉलेज होता है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो टीचर होना चाहिए उसको अपने विषय संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसे अपनी
जिससे वो अपना शिक्षा कार्य बहुत अच्छे से कर सके। यहाँ पे पेडागोजिकल नॉलेज में क्या होता है कि जो शिक्षा विधियाँ होती हैं, ठीक है, जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं। तो जैसे कोई हर तरीके के स्टूडेंट्स पढ़ाई में होते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर्स का मुख्य रूप से होता है, जो टीचर्स होता है स्टूडेंट्स का रचनात्मक भी सहयोग करता है एवं जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो भी सहयोग करता है। तो जो स्टूडेंट्स का काम होता है, जो टीचर का काम होता है स्टूडेंट का संपूर्ण विकास करना, ठीक है, उसकी सभी समस्याओं को दूर करना, जो एजुकेशन से रिलेटेड उसकी समस्याएं हैं। केवल ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ा दिया और उसने पढ़ लिया बस हो गया, उससे संबंधित उसकी कई समस्याएं उसको आ रही हैं उसको सिलेबस समझने में। तो जो शिक्षण विधियां यहाँ पे हम यूज करते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को समझने के लिए, ठीक है, क्या हम तकनीकी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कमज़ोर स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनकी कमियों का पता लगाना, उनको भी बहुत अच्छे से समझना। तो हम जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन पर अधिक ध्यान दें, उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें उसके टीचर्स के अंदर होना चाहिए। ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, जब वो शिक्षण विधियों का यूज करेगा, ठीक है, यहाँ पे नई नई टेक्निक का यूज करेगा, किस तरीके से वो शिक्षण कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैसे हमको पढ़ाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच। यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू टीच, या कैसे हमको पढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद आपका कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज में क्या आ जाएगा आपका कि क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने निश्चित कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हम आपको सुलैमान का दृष्टिकोण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ाना है, कंटेंट हमारा क्या होगा, टॉपिक हमारा क्या होगा, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ाना है, यहाँ पे होगा व्हाट टू टीच, ठीक है। इसके बाद पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, तो इन दोनों का मिक्सअप, ठीक है, इन दोनों का आपका मिक्सअप होता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को बच्चों को देखेंगे, पहले हम देखेंगे उसकी समस्याओं को समझेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, तो इसका भी हम पूरा आपको मॉडल बना के बताएंगे किस तरीके से। तो इन्होंने जो ज्ञान के 4 आधार बताए हैं, मुख्य रूप से ये 3 हैं, ठीक है। तो इनका आपका फॉर्मूला भी आपको पता है PCK, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा P, इसका हो जाएगा C, इसका हो जाएगा K, ठीक है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, क्योंकि ये दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। तो PCK का फॉर्मूला हमने आपको बताया, वैसे इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, PK लिख सकते हैं, ठीक है। पेडागोजिकल नॉलेज हमको याद रखने का जो शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश में इनके इंग्लिश वर्जन, यदि आप पूछेंगे शिक्षा शास्त्र का नॉलेज, विषय वस्तु का नॉलेज, तो हो सकता है आप भूल जाएँ, लेकिन आप PK यहाँ पे लिख लेंगे, CK यहाँ पे लिख लेंगे, PCK, ठीक है। जो आपका ये है PCK, यहाँ पे लिख देंगे MPR, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग MPR। तो ये मॉडल ये आपको समझ में आ गया होगा सुलैमान का। इनकी एक डेफिनेशन हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, जिससे आपका और टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सन और मिलता है 1997, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1987, सॉरी 1987, ठीक है। यहाँ पे अभी पहले हमने आपको पढ़ाया था 87, ठीक है। आपको पहले पढ़ाया था 86 और ये है 87, 1986 पढ़ाया था। इसके बाद ये आपका 1987। तो वहाँ पे क्या था कि इन्होंने सुलैमान ने जो मुख्य रूप से कहा था कि जो अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए एवं पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 1987 में इन्होंने कहा कि जो शिक्षा में ज्ञान होना चाहिए, जो ज्ञान होता है कुछ और विभिन्न प्रकार के ज्ञान की बात की, और इन्होंने कहा कि जो ज्ञान जो उनकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। इन्होंने कुछ और ज्ञान की बात की जो अध्यापक की गतिविधियों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनकी कुछ चर्चा करेंगे और एक डेफिनेशन देंगे, जिससे आपका जो सुलैमान का जो दृष्टिकोण है, सुलैमान को हमने इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाया डिटेल में। इतना डिटेल में इनका जो ल्यूक है, डेंग है एवं हाबरमैन है, इनको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सभी लोग इसी टाइप के हैं, ठीक है। मुख्य रूप से ये मैन है, इसके लगभग सभी का एक ही है। तो मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि मुख्य रूप से टीचर एजुकेशन के बारे में, तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षक होता है वो स्टूडेंट का रचनात्मक रूप से भी सहयोग करता है। कि क्या होता है, केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं करता है, उसकी समस्याओं को भी समझता है, ठीक है। उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो उसका बिहेवियर होता है उसके साथ सहयोग का होता है, रचनात्मकता के साथ उसकी समस्याओं को समझता है, केवल स्टिकली नहीं रहता है। तो इन्होंने टीचर एजुकेशन के टीचर के दृष्टि, ठीक है। तो सुलैमान ने मुख्य रूप से यहाँ पे हम कुछ बातों को यहाँ पे लिखते हैं कि इन्होंने कहा कि कमजोर छात्रों को, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो कमजोर छात्र हैं
कमजोर छात्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो मुख्य रूप से कहा, सुलेमान ने कहा कि कमज़ोर छात्रों पर हमको अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो टीचिंग का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है ये अपनाता है। इससे सब बच्चे समझते हैं कि हाँ, जो टीचर है हमारा अच्छा व्यवहार करता है, ये टीचिंग का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, सही दृष्टिकोण होता है। तो इन्होंने कहा कि जो टीचर को, सुलेमान के अनुसार है ये सारी चीज़ें, सुलेमान के अनुसार है, इन्होंने कहा टीचर जो कमज़ोर छात्र होते हैं उन पर अध्यापक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इनको नियमित रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये अपने आप में इल महसूस ना करें, किसी अपने आप को नीचा महसूस ना करिए, किसी से इनके मन में कोई भी हीन भावना ना आए। ठीक है, स्टूडेंट्स को नियमित प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहित से क्या होता है कि जहाँ स्टूडेंट्स में जो भी पढ़ने की क्षमता होती है वो और ऊपर बाहर निकल के आती है। जैसे क्या होता है, हम ही लोग होते हैं, कई बार बहुत से स्टूडेंट हैं नेट का एग्ज़ाम 2 या 3 बार दे चुके हैं, मान लीजिए उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उनमें एक हीन भावना आ जाती है कि हम नहीं निकाल पाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स हमने ऐसे देखे, कई लड़कियाँ ऐसी हैं, कई बॉयज़ ऐसे हैं जो जिन्होंने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया है और नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो अब उनको कोई मोटिवेट करने वाला हो, कोई प्रोत्साहन यदि कोई करे तो वो फिर से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे होना चाहिए कि जो कमज़ोर छात्र हैं उनको यहाँ पे और अधिक ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उनको नियमित रूप से प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो अध्यापक कैसा होना चाहिए, अध्यापक को इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के स्रोत एवं विषय वस्तु संबंधित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हमारे पाठ्यक्रम के स्रोत होते हैं, अध्यापकों के लिए कहा कि अध्यापक को पाठ्यक्रम के स्रोत एवं विषय वस्तु के संबंध में समग्र ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, या संबंधित ज्ञान होना चाहिए। समग्र ज्ञान यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान, अधिक ज्ञान, पूरा समग्र ज्ञान, पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। उसको ऐसा होना नहीं चाहिए कि बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान हो और वो पढ़ाने लगा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो। जो अध्यापक होना चाहिए, क्योंकि उस पे ही हमारे पूरे राष्ट्र का निर्माण टिका हुआ है। तो ये कहते हैं कि जो अध्यापक होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर को अध्यापक के स्रोत एवं विषय वस्तु से संबंधित समग्र ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो अध्यापक को तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो अपने स्टूडेंट को, अपने छात्रों को तकनीकी ज्ञान दे सके। ठीक है, और तकनीकी के माध्यम से अपने छात्रों के अंदर जो कमियां हैं, उनको सूचनाएं हैं, उनको भी आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद इसकी एक डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख के बताते हैं, और एक और लिख देते हैं आप, पेडागोजी का ज्ञान, जो टीचर का मुख्य है, पेडागोजी का, शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र का ज्ञान। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स को पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अपने पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए और सारी चीज़ें। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिगम एवं अधिगमकर्ता के मनोविज्ञान संबंधित ज्ञान होना चाहिए। अधिगम एवं अधिगमकर्ता के मनोविज्ञान संबंधित, साइकोलॉजिकल संबंधित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो सीख रहा है, ठीक है, जो चीज़ें सीख रहा है, जो स्टूडेंट सीख रहा है, उसकी साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। टीचर का ये जो मुख्य रोल होता है, क्योंकि तभी टीचर उसको आसानी से समझा सकता है, क्योंकि हर मेथड से किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। टीचर्स के पास तो कई मेथड होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को, टीचर्स तो सभी को बराबर पढ़ा रहा होता है। ठीक है, लेकिन क्या सभी स्टूडेंट्स को बराबर चीज़ें समझ में आती हैं? नहीं आती हैं। तो वहीं एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, और वहीं एक स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता कि मैडम ने या सर ने बोला क्या है। तो ये साइकोलॉजी का ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए कि वो ये समझ सके किस छात्र को, किस स्टूडेंट्स को वो कितना समझा पाया, उसके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अधिगम एवं अधिगमकर्ता के मनोविज्ञान का ज्ञान
उसके अंतर्गत होना चाहिए, या मनोविज्ञान संबंधित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्क्राइब कर दी। ये बात उन्होंने कब की? 1987 में। ठीक है, 1987 में इन्होंने कहा, 1987 में सुलमैन ने अध्यापकों के अधिकृत विभिन्न प्रकार के ज्ञान को बताया जो उनकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन और लिख दें। सुलमैन के अनुसार, ठीक है, सुलमैन के अनुसार उन्होंने क्या किया कि अध्यापक छात्रगणों की समस्याओं का निदान करता है। ठीक है, अध्यापक छात्र गणों की समस्याओं का निदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। अध्यापक छात्र गणों की समस्याओं का निदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। बच्चों में अधिगम की क्षमता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, सहयोग प्रदान करता है। जो विद्यार्थी होता है, अध्यापक की गतिविधियों से प्रभावित होता है। और इससे विद्यार्थियों में चिंतन का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों में चिंतन का विकास होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सुलमैन के अनुसार, ठीक है, अध्यापक छात्र की समस्या का निदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित बच्चों में अधिगम की क्षमता बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे और लिख लेंगे, अध्यापक छात्रगणों की समस्याओं का निदान करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बच्चों में अधिगम की क्षमता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। फिर ठीक है, ये चीज़ें करता है। विद्यार्थी अध्यापक की गतिविधियों से प्रभावित होता है, इससे विद्यार्थियों में चिंतन का विकास होता है। तो ये डेफिनेशन किसने? सुलमैन के अनुसार है, सुलमैन ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को खुद पता होगा। यदि आप खुद, जो भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया, तो एक अध्यापक के गुण क्या होने चाहिए। यदि हम आपसे पूछें कि आप एक पेज पर लिखिए, राइट करिए कि एक अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये सभी गुण आप खुद लिख देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी गुण आप खुद लिख देंगे कि क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो इन्होंने यहाँ पे कहा कि इससे विद्यार्थी अध्यापक की गतिविधियों से प्रभावित होता है और इससे विद्यार्थियों में चिंतन का विकास होता है। क्या होता है कि एक इंटरेस्ट बढ़ता है, एक टीचर्स को देखकर भी विद्यार्थी में इंटरेस्ट बढ़ता है। एक टीचर्स को यदि बहुत अच्छा नॉलेज होगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कोई भी टीचर्स के प्रति एक लगाव होता है। ठीक है, या उसके ज्ञान से लगाव होता है। कुछ टीचर बहुत अच्छे से समझा देते हैं बहुत हर चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो टीचर जैसा होता है तो स्टूडेंट्स का उसके प्रति चिंतन में विकास होता है, विद्यार्थियों में एक विकास होता है टीचर्स के अकॉर्डिंग। यदि टीचर्स को ही कोई
नॉलेज नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा, तो विद्यार्थी भी उसको क्या देख के बोरिंग महसूस करेंगे, उनमें चिंतन का विकास नहीं होगा, वो कोई भी चीज़ समझने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। टीचर्स ने पढ़ा दिया, हमने लिख लिया, बस हो गया, ठीक है। या तो बस यही इसमें कि ये जो टीचर्स एजुकेशन से लेके हमने अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद आती होंगी, लेकिन आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है मुख्य रूप से कि इन्होंने शिक्षा पेडागोजी, ठीक है, जो पेडागोजी को मुख्य रूप से ध्यान दिया है, और शिक्षक का जो ज्ञान का आधार बताया है, जो विषय वस्तु, ठीक है, उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज, उसको पाठ्यक्रम का नॉलेज, करिकुलम का नॉलेज, ठीक है, पाठ्यक्रम का, उसको तकनीकी का, ये चीज़ें, ठीक है, मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों का मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए। जो पीसी के आपका फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, जो आपका पीसी के फॉर्मूला बनाया गया, क्या है आपका, नॉलेज ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ कंटेंट, ठीक है, और प्लस जो तीसरा फॉर्मूला आपका बताया पेडागोजी एवं कंटेंट नॉलेज, ठीक है। तो आपका जो पीसी के ये फॉर्मूला हमने आपको भी बताया हुआ था, तो ये इसी पे आधारित है। तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या कहा, कंटेंट होना चाहिए प्लस पेडागोजी होना चाहिए। कंटेंट में आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, विषय वस्तु ज्ञान होना चाहिए, और पेडागोजी में क्या, शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नए टॉपिक हैं, अभी आपके इसमें सिलेबस में नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको सुलेमान के, अभी हम लोग सुलेमान की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सुलेमान के लिए हमने आपको 4 ज्ञान के आधार बताए थे, ठीक है। सुलेमान के अनुसार जो अध्यापक शिक्षा के ज्ञान का आधार 4 होते हैं। सबसे पहला पेडागोजिकल नॉलेज, दूसरा कंटेंट नॉलेज, तीसरा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, तीसरा आपको जो बताया था मॉडल बताया था। मॉडल में आपको क्या बताया था, मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। तो ये मॉडल हम आपको समझा देते हैं कि ये मॉडल किस तरीके से बनता है, ठीक है। मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये मॉडल किसका, सुलेमान के अनुसार ये, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती हैं, इन्होंने 5 चीज़ों को मुख्य रूप से कहा। चिंतन, ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे बोध या बोधात्मक लिख सकते हैं, बोधात्मक। तीसरा यहाँ पे होता है स्थानांतरण, चौथा होता है यहाँ पे अनुदेशन, ठीक है, चौथा हो यहाँ अनुदेशन। 5वां होता है मूल्यांकन, ठीक है। ये सभी लोगों को, आप लोगों को समझ में आ गया कि जो सुलेमान ने टीचर एजुकेशन के लिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि टीचर को अपने विषय वस्तु का, ठीक है, विषय वस्तु का मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और विषय वस्तु के अंतर्गत उसको पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र का, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि जो वो विषय पढ़ा रहा है किस तरीके से, उसको किस तकनीकी के माध्यम से कैसे पढ़ाएगा, और विषय पढ़ाने में उसके जो अनुभव होते हैं, उसके जो लॉन्ग लाइफ के जो अनुभव होते हैं वो मुख्य होते हैं, ठीक है। तो उसको आपके कंटेंट का मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चिंतन को आप लिख देंगे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। बोधात्मक को क्या लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। स्थानांतरण को क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है। अनुदेशन को क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, और मूल्यांकन को इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन। तो ये 3 चीजें होती है मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, जो आपके किसने बताया, सुलेमान ने कहा कि टीचर के लिए क्या क्या मुख्य रूप से होना चाहिए। इन्होंने कहा टीचर को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, अपना विषय मुख्य रूप से आना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट मैटर, प्लस इन्होंने कहा पेडागोजी का, ठीक है, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। तो सब्जेक्ट मैटर प्लस शिक्षा शास्त्र, इसके अंदर से ही आपका एक जो फॉर्मूला बना है आपको बताया पीसी के, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका पेडागोजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, इसमें
पेडागोजिकल एवं कंटेंट नॉलेज। तो जो पीसी के जो आपका इस तरीके से आपको याद रखना है, तो इसमें अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक साइकिल होता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, चिंतन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ठीक है, चिंतन में क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को हमको पढ़ाना होता है, ठीक है, ठीक है, एक टीचर जो पढ़ाता है और जो, ठीक है, यहाँ से पढ़ाना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से पढ़ाना शुरू होता है और ये सारी प्रोसेस होती है कोई चीज़ पढ़ने की, और यहाँ पे मूल्यांकन होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। ये तो टीचिंग से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाना शुरू होता है, जो सारी चीज़ें प्रोसेस, यहाँ पे सीधा मूल्यांकन होता है। तो इसके अंदर ये स्टेप हैं, बोधात्मक, कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा स्थानांतरण, चौथा अनुदेशन, पांचवा आपका एवेल्युएशन, ठीक है। तो इनका कोई साइकिल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इनके कोई नंबर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सीखने के, टीचिंग से रिलेटेड हो या हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो यही आपका चलता है सर्किल। तो यहाँ पे इन्होंने बात की कि टीचर को क्या जानना चाहिए, मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर आना चाहिए, ठीक है। दूसरी शिक्षण विधियाँ, पेडागोजी। तो इन्होंने कहा कि जब कोई भी शिक्षक, ठीक है, कोई भी टीचर, ये मॉडल बनाया है इन्होंने। मॉडल का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को किस तरीके से व्याख्यात करते हैं, ठीक है, मॉडल बनाया कि किस तरीके से टीचिंग होती है, एक टीचर कैसे टीचिंग करता है, कैसे शिक्षण का कार्य करता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा टीचिंग, रिफ्लेक्शन। तो टीचिंग में सबसे पहले चिंतन, जो टीचर होता है वो चिंतन करता है किस तरीके का, कि उसको क्या पढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहले वो यही चीज़ को देखता है कि उसको क्या पढ़ाना है, वो अपनी योग्यता को देखता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, चिंतन करता है अपनी योग्यता को, कि जो वो पढ़ा रहा है, जो उसको पढ़ाना है, क्या वो पढ़ा पाएगा, क्या वो पढ़ा सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई भी टीचर्स होता है, जब वो क्लास में आता है तो उसके अंदर भी हेजिटेशन होती होगी। जब वो शुरुआत में कोई काम करता है तो उसके अंदर भी हेजिटेशन होती होगी, उसके मन में कई विचार होते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किसी को पढ़ा पाएंगे, समझ में आएगा, हम किस तरीके से, क्योंकि उसको कई सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो चिंतन, वो अपने मन में ही रिफ्लेक्शन करता है, चिंतन करता है, उन सारी चीज़ों को सोचता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, क्या हम पढ़ा पाएंगे, या स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, किस तरीके से हमको पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो अपने मन में ही सोचता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट पढ़ाने से पहले, ठीक है। उस विषय को भी देखता है और ये भी देखता है कि हम इस विषय को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, रिफ्लेक्शन में, चिंतन में आ जाती हैं। इसके बाद बोधात्मक यानी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, वो इस चीज़ को समझता है, सब्जेक्ट को समझता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सुलेमान यही तो कहते हैं कि इसको अपने सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ आप सबसे मुख्य रूप से याद रखना कि सुलेमान का यदि किसी से वो अलग करता है, मुख्य रूप से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो सब्जेक्ट मैटर प्लस पेडागोजी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद रखना सुलेमान में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं चीज़ की मुख्य रूप से बात की कि टीचर को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, अपने विषय वस्तु का, अपनी पाठ्य वस्तु का उसको मुख्य रूप से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसमें उसके जो अनुभव होते हैं ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड उसको जो पेशेवर ज्ञान होता है, उसकी जो नॉलेज होती है, जो शिक्षण विधियाँ, जो तकनीकी जो भी चीज़ें हैं, टेक्निक होती हैं, किस तरीके से उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट करना है या टीच करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मुख्य रूप से मुख्य आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, बोधात्मक, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो भी चीज़, जो भी सब्जेक्ट, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको सुलेमान पढ़ाया, ठीक है। तो सुलेमान, जब मैं क्लास में आऊँगी तो मैं पहले सुलेमान को जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझूंगी, ठीक है। जब मुझको आता नहीं होगा तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसके बारे में हमको नॉलेज है कि नहीं है, जो नॉलेज है हम उसको समझेंगे, इसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। कि पहले तो हम चिंतन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं कि हम जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं क्या हम पढ़ा पाएंगे। फिर यहाँ पे बोधात्मक, समझना है, इस बोधात्मक कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझने की योग्यता, ठीक है, जिसको बोलते हैं समझने की योग्यता, कि हम जो भी चीज़ सब्जेक्ट है पहले हम उसको समझेंगे, फिर ये सोचेंगे क्या हम इसको समझा पाएंगे, क्या हम इसको पढ़ा पाएंगे, मतलब लेकिन हम खुद को ही समझते हैं, यदि हमको नहीं आता होगा तो हम क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो इसमें यही होता है कि हमको पूरी तरह से उस चीज़ को खुद समझना होता है, जो भी टॉपिक हम
पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक को हमको खुद समझना है कि वो टॉपिक हमको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन का मॉडल है। ठीक है, ये आपको बताया कि मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, ठीक है, शिक्षण विधियों का रीजनिंग, शिक्षा शास्त्र की, कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, वो हमको खुद आता है कि नहीं आता है, या हम दूसरे को समझा पाएंगे, दूसरा स्टूडेंट सामने समझ पाएगा, सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा, तो ये चीज़ें, लेकिन हम खुद उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद जब हम समझ लेंगे तभी तो स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसी को दूसरे को बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले मैंने आपको शुलमैन पढ़ाया, ठीक है, शुलमैन को पहले मैंने जब क्लास के पहले, जब मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रही थी, ठीक है, इसके पहले, जस्ट इसके पहले, आपको लाइव यहाँ पे वीडियो पे आने से पहले मैंने अपने दिमाग में सोचा, ठीक है, क्या मैं आपको पढ़ा पाऊँगी, क्या मुझको आता है, क्या आप समझेंगे। इसके बाद मैंने उस चीज़ को खुद पढ़ा, स्वयं पढ़ा, ठीक है, स्वयं समझा, ठीक है, जब मैंने खुद उसको समझ लिया, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पढ़ाया, ठीक है, अब आपने जो समझा तो क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको दिया, आपने पढ़ा, मतलब भी कोई चीज़ पढ़ा दी, ठीक है, जब मैंने खुद समझ ली, जब मैंने खुद समझी तो दूसरों को समझाई, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण हुआ। इसके बाद अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन, पहले मैंने कोई चीज़ को ठीक है, कोई चीज़ को रिफ्लेक्शन किया, फिर कॉम्प्रिहेंशन, उसको समझा, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर इसके बाद ही तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, इसके बाद ही तो आपको निर्देश दूंगी किसी भी चीज़ को लेके कि क्या करें, कैसे करें, कि मतलब किस तरीके से कोई काम करना है, आपको इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, निर्देश देना किसी भी वस्तु को लेके, कि टीचिंग को लेके किसी भी वस्तु के लिए निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, इसके बाद, ठीक है, फिर आप उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी दी है, ठीक है। इसके बाद इन सारी चार चीज़ों के निकलने के बाद आपका एवेल्युएशन हुआ, मूल्यांकन हुआ कि आपको हमने जो पढ़ाया वो आपको कितना आया, कितना % आपने समझा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, ठीक है, यदि आया तो ठीक, नहीं आया तो ये रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है उसको मूल्यांकन कहते हैं। तो टीचर एजुकेशन का जो पार्ट होता है वो ये होता है, जो मॉडल होता है वो ये होता है कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उसके पहले हम खुद अपने मन में सोचते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमको आता है कि नहीं आता है, हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके बाद उस टॉपिक को हम खुद पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से। इसके बाद स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम पढ़ा देते हैं। तो इसके बाद अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, निर्देश देते हैं। फिर इसके बाद मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन का मॉडल क्या है, शुलमैन के अनुसार, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाते हैं डेंग एवं ल्यूक के दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षा, ठीक है। तो इसमें आपका काफ़ी टाइम चला गया, काफ़ी बड़ा था ये टॉपिक, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है, क्योंकि ये नया टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी देना पड़ा इसमें। ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो बदले हुए सिलेबस के अनुसार है, तो यही है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेंग एवं ल्यूक। डेंग एवं ल्यूक, ल्यूक के दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षा। आपके सिलेबस में यही तो लिखा है, दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर एजुकेशन का मुख्य रूप से यही मतलब है। अभी आपने शुलमैन को पढ़ा कि शुलमैन ने क्या पढ़ाया कि टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों का, अपने विषय का, अपने जो विषय कंटेंट का, इसका ज्ञान होना चाहिए, प्लस पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसने कहा, शुलमैन ने कहा। लेकिन डेंग ने क्या कहा, डेंग, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि डेंग एवं ल्यूक, क्योंकि इन्होंने एक सी ही बातें की हुई हैं, ठीक है। तो डेंग एवं ल्यूक, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु। बहुत मामूली सा डिफरेंट है, समझना आप लोग, कि जो डेंग ने कहा, डेंग एवं ल्यूक ने कहा, ठीक
ठीक है। डेंग एवं ल्यूक ने कहा कि शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। और आपके सुलमैन ने क्या कहा था, ठीक है। तो डेंग एवं ल्यूक ने क्या कहा कि अध्यापक को कैसा ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान। बहुत ही मामूली सा डिफरेंट है, बहुत अच्छे से समझना कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान। और सुलमैन ने क्या कहा था, सुलमैन ने क्या कहा था कि विषय वस्तु का ज्ञान, शैक्षणिक विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है। सुलमैन ने कहा था, ठीक है, सुलमैन ने कहा कि अध्यापक को कैसा ज्ञान होना चाहिए, शैक्षणिक विषय वस्तु का, मतलब कि अपने विषय का ज्ञान प्लस शिक्षा शास्त्र का ज्ञान प्लस पेडागोजी का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो यहाँ पे आप यहीं पे डिफरेंट समझ लीजिए कि जो डेंग एवं ल्यूक ने कहा कि अध्यापक शिक्षा के दृष्टिकोण में, मतलब अध्यापक शिक्षा से आप समझते ही होंगे कि टीचर एजुकेशन, एक अध्यापक की शिक्षा क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का उसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि डेंग एवं ल्यूक ने कहा कि अध्यापक को पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। और जो सुलमैन ने कहा था कि विषय वस्तु, या यहाँ पे लिख सकते हैं शैक्षणिक विषय वस्तु, ठीक है, शैक्षणिक विषय वस्तु, शैक्षणिक विषय वस्तु। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, पाठ्यक्रम विषय वस्तु। तो यहाँ पे डिफरेंस समझना, ये किसका है, सुलमैन का। शैक्षणिक विषय वस्तु, यहाँ पे इनका क्या था कि मतलब शैक्षणिक विषय वस्तु से मतलब सब्जेक्ट मैटर प्लस पेडागोजी। समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि एक टीचर अपने सब्जेक्ट का विद्वान होना चाहिए, उसको अपने कंटेंट का ज्ञान होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए कि उसको क्या पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि बगैर पाठ्यक्रम विषय वस्तु के ज्ञान के एक अध्यापक बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता, उसको अपने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, यहाँ पे क्या है सिलेबस, सिलेबस की बात की इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने क्या की, सब्जेक्ट की बात की, ठीक है। तो आप खुद समझिए कि ये टीचर योग्य होगा या ये टीचर योग्य होगा, जिसको अपने सब्जेक्ट का भर ज्ञान हो या जिसको पूरे सिलेबस का ज्ञान हो, ठीक है। तो इन्होंने सब्जेक्ट की बात की और इन्होंने पाठ्यक्रम की बात की कि वही टीचर छात्र को सिखा सकता है कि जिसको अपने पाठ्यक्रम से विषय वस्तु का ज्ञान हो, यानी अपने सिलेबस का ज्ञान हो। मतलब कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उसके अनुभव आ जाए, ठीक है। तो डेंग कहते हैं कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु के ज्ञान के बिना एक अध्यापक कुशल भूमिका अपनी नहीं निभा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इनके में डिफरेंट क्या है कि ये शैक्षणिक विषय वस्तु को महत्व देते हैं, विषय को महत्व देते हैं, सब्जेक्ट को महत्व देते हैं, प्लस शिक्षण शास्त्र को प्लस पेडागोजी को महत्व देते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये पाठ्यक्रम को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि एक शिक्षक पाठ्यक्रम विषय वस्तु के ज्ञान के बिना, ठीक है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु के ज्ञान के बिना अपने कुशल भूमिका नहीं निभा सकता, या वो कुशल टीचर, कुशल शिक्षक नहीं बन सकता, ठीक है। और ये कहते हैं यदि अध्यापक में गुणवत्ता का विकास करना है, यदि टीचर्स की गुणवत्ता विकास करना है, एक टीचर्स में गुणवत्ता तभी आ सकती है जब उसको पाठ्यक्रम विषय वस्तु का मुख्य रूप से ज्ञान हो, ठीक है। उसकी गुणवत्ता तभी विकसित हो सकती है, उसमें गुणवत्ता तभी आ सकती है, उसकी गुणवत्ता में विकास तभी हो सकता है जब उसको पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान हो या और इसकी समझ हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सुलमैन क्या कहते थे एवं डेंग एवं ल्यूक, ठीक है। तो इतना आपको इन चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया, डेंग एवं ल्यूक में एवं सुलमैन में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यदि किसी भी शिक्षक को पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम यदि उसको नहीं पता होगा तो वो उसके साथ एक कुशल अध्यापक नहीं बन सकता है, कुशल टीचर नहीं बन सकता है। तो ये यही कहते हैं कि अध्यापक को विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करने के लिए पाठ्यक्रम का जानना जरूरी होता है। यदि अध्यापक को स्टूडेंट का सही मार्गदर्शन करना है तो इसके लिए उसे पाठ्यक्रम को जानना जरूरी होता है। इन्होंने पाठ्यक्रम पर जोर दिया और इन्होंने शैक्षणिक विषय वस्तु पर जोर दिया, ठीक है। इन्होंने पाठ्यक्रम विषय वस्तु पर जोर दिया और उन्होंने शैक्षणिक विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट पर, और इन्होंने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पर, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पाठ्यक्रम, यदि हमको करिकुलम होती है पाठ्यचर्या, यदि सिलेबस, यदि हमको पाठ्यक्रम का पता होगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पाठ्यक्रम क्या होता है, एक हमारा उद्देश्य होता है, एक हमारे लिए एक फ्रेमिंग होती है, ठीक है। हमको किस किस चीज़ों को पढ़ना है, उसके अंतर्गत कोई एक विषय नहीं होता है। हम लोग आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्या इसमें केवल एजुकेशन एक विषय है, एक विषय के रूप में पूरा एजुकेशन है? नहीं है।
आपको यहाँ एजुकेशनल रिसर्च भी पढ़ना है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो सारे विषय इसमें दिए हैं, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च ऑफ एजुकेशन, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या इसके लिए केवल एक विषय का ज्ञान होना, आपको एजुकेशन सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, तो क्या आप एजुकेशन नेट की तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने शैक्षणिक विधियों पर जोर दिया, विषय वस्तु कंटेंट पर जोर दिया, और इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। हम कोई भी चीज़ को, पाठ्यक्रम एक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और टीचर्स को यदि पाठ्यक्रम पता होगा, ठीक है, उसको क्या क्या पढ़ाना है, तभी तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। जब उसको स्वयं पता नहीं होगा कि पाठ्यक्रम क्या है और हमको क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे हम आपको वही चीज़ कहते हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं। देखिए इतने बड़े बड़े इन्होंने वैज्ञानिकों ने तक इस बात को कहा है कि पाठ्यक्रम हमारा मुख्य होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु की बात की। जिस भी टॉपिक को हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जिस भी टॉपिक को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, ठीक है, यदि हम बीए में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो किताबों में बहुत चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन हमको वो चीज़ें सारी नहीं पढ़नी होती। तो हमारे पास क्या एक पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको आसानी से, सुलभता से पता चल जाता है कि हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ठीक। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है इस बुक में से क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। तो इन्होंने कहा है कि टीचर्स को पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए, और एक कुशल टीचर वही है जिसको अपने पाठ्यक्रम पता है, उसको सिलेबस पता होगा। यदि वो पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगा तो वही टीचर छात्र का सही मार्गदर्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपके यूजीसी नेट का भी सिलेबस है, जो कितना बड़ा सिलेबस है। तो यदि हम आपसे बार बार कहते हैं आप उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यदि आप अपने सिलेबस को रट लेंगे, ठीक है। अभी चीज़ शायद आपको ये समझ में नहीं आती हो, लेकिन देखिए आप खुद देखिए, आपके टीचर एजुकेशन में यही चीज़ है, दी हुई है। आप लोगों को खुद पता होगा कि अध्यापक की क्या क्या गुण होने चाहिए। यहाँ पे टीचर एजुकेशन की तो बात करते हैं, शिक्षा क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन उसके गुण क्या होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि केवल अध्यापक को विषय से संबंधित ज्ञान ही जरूरी नहीं है, कि केवल उसको विषय से संबंधित ज्ञान ही हो, तो उसके लिए केवल विषय से संबंधित ज्ञान की ही आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के साथ साथ प्लस उसको, ठीक है, ज्ञान के साथ साथ, ठीक है, प्लस उसको निजी एवं सार्वजनिक रूप से होशियार होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से बुद्धिजीवी होना चाहिए, जिससे वो जो अध्यापक क्या होता है, रचनात्मक होता है, उसको उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी होती है। जो टीचर्स होता है यदि उसको पाठ्यक्रम का ज्ञान होगा, और जो टीचर्स होता है, हम कहते हैं हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के निर्माण में मुख्य होता है टीचर, वही तो उसको, क्योंकि रचनात्मकता के आधार पर वो उसके अंदर केवल क्वालिफिकेशन के साथ साथ काफ़ी गुण ऐसे होते हैं जो होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, यदि हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ऊंचे डॉक्टर के पास जाते हैं जो विदेश में रहते हैं या बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं, ठीक है, लेकिन यदि वो हमसे बात नहीं करते हैं कायदे से, उन्होंने दवा लिख दी और हमको दे दिया और हम वहाँ से आ गए, तो 50% मरीज ठीक नहीं होता है। क्या होता है? क्योंकि उसका माइंडली सेट नहीं होता है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होता है डॉक्टर से। उसको दवा तो मिल गई, इलाज तो हो गया, हो सकता है उसका रोग दूर हो जाए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है, भले वो उतने बहुत अच्छे योग्य डॉक्टर के पास गया। तो यही चीज़ यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर हो या टीचर हो, यहाँ पे यही चीज़ है, भले आपके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन यदि आपको पढ़ाने की कला नहीं आती है, किसी को समझाने की कला नहीं आती है, मुख्य इन्होंने कहा है पाठ्यक्रम, यदि आपको अपने पाठ्यक्रम का ही ज्ञान नहीं है तो आप क्या पढ़ाएंगे? भले आप अपने सब्जेक्ट में बहुत नहीं पढ़ूँ, ठीक है, मैं एजुकेशन में, मान लूँ मैंने एजुकेशन में बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है और मुझे एजुकेशन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन यूजीसी नेट में क्या केवल आपका एजुकेशन सब्जेक्ट अकेला है? एजुकेशन सब्जेक्ट अकेला नहीं है, उसमें कितना सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो सिलेबस की जानकारी यदि मुझे नहीं है तो मैं क्या पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ठीक है, और यदि मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इन्होंने मुख्य रूप से, ये आप याद रखना कि मुख्य रूप से जो डेंग एवं ल्यूक है, इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु, इन्होंने पाठ्यक्रम को मुख्य माना है और इन्होंने विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर को मुख्य माना है, ठीक है, ठीक है। ये कहते हैं, डेंग एवं ल्यूक कहते हैं कि पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से अध्यापक की
अध्यापक की क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, ये कहती है पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से, ठीक है, पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से जो अध्यापक की क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से, ये कौन कहते हैं, डेंग एवं ल्यूक कहते हैं कि अध्यापक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से अध्यापक की क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, उसके बातचीत करने, वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद आदि करने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, वाद विवाद इसको परिचर्या भी बोलते हैं, परिचर्चा भी बोलते हैं। ठीक है, वाद विवाद को परिचर्चा भी बोलते हैं, इसको वाद विवाद को। तो ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या का अध्ययन करने से अध्यापक की क्रियाशीलता बढ़ती है, वाद विवाद करने की उसकी क्षमता बढ़ती है एवं उसके बातचीत करने की क्षमता में विकास होता है। ठीक है, और उसके समझ में एवं ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या होता है, उसकी समझ एवं ज्ञान में वृद्धि होती है। किसके अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, डेंग एवं ल्यूक के अनुसार। तो ये कहते हैं कि यदि कोई टीचर पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है तो उसकी जो क्रियाशीलता है, काम करने की, पाठ्यक्रम इस हमको पढ़ाने की क्रियाशीलता, उसमें वृद्धि होती है और उसकी बातचीत करने में एवं वाद विवाद परिचर्चा करने में, आपस में स्टूडेंट एवं टीचर के वाद विवाद परिचर्चा करने की में वृद्धि होती है एवं उसकी समझ में वृद्धि होती है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होता है एवं उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, नॉलेज में वृद्धि होती है। क्यों, यदि कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछता है, ठीक है, यदि आप ही हैं, आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपसे कोई कुछ पूछता है तो आपको पता ही नहीं आपके सिलेबस में क्या है, आप से यदि हम अभी पूछे कि आपका ये टॉपिक पढ़ गया तो आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे टॉपिक में या हमारे सिलेबस में ये चीज़ है भी। ठीक है, तो तभी इनमें ये क्षमता क्यों बढ़ती है, क्योंकि यदि एक टीचर को या एक स्टूडेंट को यदि हमारा सिलेबस रटा हुआ होगा तो बहुत सारी चीज़ें उसकी पहले से ही क्लियर होती हैं। बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं यहाँ पे दिखाती भी हूँ आपको कि ये किस क्वेश्चंस केवल आपके सिलेबस के पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी उनके अंदर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो मुख्य प्रॉब्लम क्या होती है, आपका सिलेबस। ठीक है, पाठ्यक्रम का हमको पता नहीं होता है कि हमको कहाँ से लेके क्या पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर यदि मैं आपको दे दूं तो आप अभी ये नहीं बता पाएंगे कि ये क्वेश्चंस किस टॉपिक का है, क्योंकि आपको टॉपिक ही पता नहीं है, टॉपिक ही नहीं है आपको पता कि हमारे सिलेबस में भी ये टॉपिक है। तो ये कौन कहते हैं, डेंग एवं ल्यूक कहते हैं। और ये बात सही भी है। ठीक है, ये बात सही भी है कि इसमें होता है कि पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से अध्यापक की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसकी बातचीत करने, वाद विवाद परिचर्चा करने की क्षमता बढ़ती है एवं समझ एवं ज्ञान में उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक डेफिनेशन और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, एक डेफिनेशन बताती हूँ डेंग के अनुसार। इन्होंने कहा है कि कक्षा कक्ष में एक अध्यापक पाठ्यक्रम को रेखांकन, ठीक है, इन्होंने कहा है कि कक्ष में एक अध्यापक पाठ्यक्रम को रेखांकन तभी कर सकता है जब वह पाठ्यक्रम का अध्ययन करे हुआ। ठीक है, तो ये यही कहते हैं कि एक अध्यापक कक्ष में शिक्षक पाठ्यक्रम में रेखांकन तभी कर सकता है जब वह पाठ्यक्रम का अध्ययन किए होगा। ठीक है, यदि अध्यापक, ठीक है, इसमें जो है ये कक्ष में एक अध्यापक पाठ्यक्रम को रेखांकन तभी कर सकता है जब वह पाठ्यक्रम का अध्ययन करे होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वही चीज़ है सिलेबस को ही लेके कि यदि उसको खुद नहीं आता होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बताएगा और कक्षा में डिस्क्राइब कैसे करेगा, कैसे वो बताएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और आपको क्या पढ़ना है, आपका मार्गदर्शन कैसे करेगा, कैसे बताएगा कि आपके सिलेबस में क्या है और आपको किस किस चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को अध्ययन करना है। ठीक है, तो यही बात होती है। रैंक कहते हैं कक्ष में एक अध्यापक पाठ्यक्रम को रेखांकन तभी कर सकता है जब वह पाठ्यक्रम का
अध्ययन करे होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह विद्यार्थियों को समझाने में सफल नहीं हो सकता। यदि उसको पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं होगा, यदि वो पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करेगा तो वह विद्यार्थियों को सफल बनाने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो जितनी भी बातें हैं इन्होंने पाठ्यक्रम को ही लेके कही है। एक और बात इनकी सामने आती है, ये कहते हैं कि अध्यापक में पाठ्यक्रम को समझने एवं जानने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अध्यापक में पाठ्यक्रम समझने एवं जानने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। ये जितनी भी बातें करते हैं आपकी सिलेबस को ही लेके करते हैं, जितनी भी बातें इन्होंने की हैं पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही की हैं। ठीक है, अध्यापक में पाठ्यक्रम समझने एवं जानने की क्षमता होनी चाहिए। यदि उसके अंदर पाठ्यक्रम समझने की एवं जानने की क्षमता नहीं है, पाठ्यक्रम के अध्ययन के बिना कोई भी अध्यापक विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि उसको पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया है, उसने पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा है, तो पाठ्यक्रम के अध्ययन के बिना कोई भी शिक्षक किसी भी विद्यार्थी का सफल मार्गदर्शन या सही दिशा उसको नहीं दे सकता है। जब हमको ही पता नहीं होगा कि आपके सिलेबस में क्या है तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे। सीधा सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि यदि हमें पता नहीं होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है तो हम आपका मार्गदर्शन कैसे करेंगे, क्या पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक मुझे लगता है कि लंबा हो रहा है, तो हैवरमैन पढ़ा दूँ या ना पढ़ाऊँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब आपके बच्चे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शुलमैन हो गए हैं, डेंग एवं ल्यूक हो गए हैं, आप बचे हैं आपके हैवरमैन। ठीक है, हैवरमैन, तो उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आज का, इसलिए मैं इसको फिनिश करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से क्लास ली नहीं है, तो आज ये समाप्त हो जाएगा ये सब। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग एक चीज़ और बताइए मुझे कि कई लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहा है कि मैडम थोड़ा जो वीडियो है छोटा बनाया करिए, बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप लोग बताइए क्या इसमें आप लोग कुछ चाहते हैं कि मैं छोटा वीडियो बनाऊं। मुझे लगता है कि यदि बड़ा वीडियो बनाने से भी कोई टॉपिक क्लियर होता है तो मुझे लगता है मैं बना देती हूँ। लेकिन यदि आप लोग चाहते हैं वीडियो छोटा छोटा करके बनाऊं तो आप ये भी बता दीजिए, मैं आगे से इसको भी कोशिश करूँगी ऐसा करने की। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस किस लोगों की इच्छा है कि मैं वीडियो छोटा बनाऊँ या इतना जितना मैं बनाती हूँ मैं उतना ही। वो तो टॉपिक के हिसाब से होता है, टॉपिक ज़्यादा खिंच जाता है तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब जैसे आज मैंने इतना बता दिया तो अब कल आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में केवल 2 क्लासों में वीडियो जो ये आपका बी पार्ट है यूनिट 4 का, जो टीचर एजुकेशन का यूनिट 4 का पार्ट आपका बी है, ये आपका कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास इतनी हो गई है आपकी, कल की क्लास में आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं हैवरमैन के दृष्टिकोण से। ठीक है, हैवरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन क्या होनी चाहिए इनके हिसाब से, इसमें हम ये बात करते हैं कि अभी तक हमने सभी लोगों का यही तो देखा है, सभी लोगों का यही देखा है। ये ज्ञान को पारस्परिक संचार एवं सामाजिक संचार, या जनसंचार कह सकते हैं, जनसंचार पर आधारित मानते थे। ठीक है, तो ये ज्ञान को किस तरीके से मानते थे जो आपके हैवरमैन थे। देखिए, पहला इन्होंने जो आपके शुलमैन थे इन्होंने माना शिक्षण विधियों को, विषय को माना, सब्जेक्ट को मुख्य माना अध्यापक के लिए कि सब्जेक्ट मुख्य होना चाहिए। इसके बाद जो डेंगू एवं ल्यूक थे इन्होंने पाठ्यक्रम को मुख्य माना। ठीक है, ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम का ज्ञान जरूरी होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, तभी वो शिक्षक अपने छात्रों को सफल कर सकता है। और हैवरमैन कहते थे कि जो पारस्परिक संचार होता है, ज्ञान किसके माध्यम से होता है, पारस्परिक संचार एवं सामाजिक संचार। ठीक है, जो टीचर्स के अंदर ऐसी विषय से संबंधित ज्ञान तो होना ही चाहिए, पाठ्यक्रम से रिलेटेड ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन किसी भी देखिए टीचर जब कोई विषय पढ़ाएगा, सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो उसके पास शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम का भी ज्ञान होना चाहिए और उसको
लेकिन इसके साथ साथ इसमें पारस्परिक संचार की एवं सामाजिक संचार एवं जनसंचार इसका भी ज्ञान उसके, ठीक है, इसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए। यानी सामाजिक मंडल, सामाजिक संचार, जनसंचार यानी सामाजिक मंडल पर ज्ञान आधारित होना चाहिए। यानी सार्वजनिक रूप से, पारस्परिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इन्होंने सामाजिकता की बात की, किस जो होनी चाहिए टीचर्स के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से सामाजिक तौर पर इन्होंने ज्ञान को देने की बात की कि जो शिक्षक के अंदर सामाजिक ज्ञान के आधार पर, सामाजिक मंडल के आधार पर ज्ञान को डिफाइन करना चाहिए। और ये कहते हैं कि इन्होंने जो डेमोक्रेसी यानी कि इन्होंने जनतंत्र की बात की, ठीक है, ये सामाजिकता के पक्ष में थे, ठीक है, जनतंत्र, डेमोक्रेसी, इन्होंने जनतंत्र की बात की। इन्होंने ज्ञान को केवल एक टीचिंग तक ही सीमित नहीं रखा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जैसे शिक्षक होता है, ठीक है, शिक्षक होता है, शिक्षक के पास पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होता है उसके पास क्या पाठ्यक्रम होता है जिसका वो अध्ययन करता है, ठीक है, जिसका वो अध्ययन करता है। लेकिन शिक्षण कार्य करने के लिए, शिक्षण कार्य को करने के लिए उसको इस पाठ्यक्रम का सही ढंग से अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, अध्ययन करना होता है। जैसे कोई शिक्षक है, ठीक है, तो वो पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, पाठ्यक्रम उसको पता होता है कि हमको क्या पढ़ाना है। लेकिन शिक्षण कार्य को करने के लिए, शिक्षण कार्य को यदि पढ़ाने के लिए हमको पाठ्यक्रम का अध्ययन करना जरूरी होता है, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, इन्होंने इसकी भी बात की, इसकी भी बात की और इसकी बात, क्योंकि कोई भी शिक्षक होगा उसको पाठ्यक्रम का अध्ययन तो करता ही है वो, लेकिन शिक्षण कार्य को करने के लिए जब वो क्लास में पढ़ाता है, कक्षा में पढ़ाता है, तो शिक्षण कार्य करने के लिए उसका जो पाठ्यक्रम, उसका अध्ययन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही मुख्य रूप से सही माना जाता है। लेकिन प्लस इसके साथ साथ ये कहते हैं कि, ठीक है, इसके साथ साथ ये कहते हैं कि जैसे रचनाएं हो गई आपकी, नहीं सॉरी, ये इसके साथ साथ ये कहते हैं मान्यताएं, रुचियां, दार्शनिक दृष्टिकोण, ठीक है, इसके साथ साथ ये कहते हैं ये चीज़ तो होना ही चाहिए यदि कोई भी शिक्षक है, ठीक है, यदि कोई भी टीचर है जो शिक्षण कार्य कर रहा है तो वो यही कहेगा कि उसमें ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ठीक है, शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए, ठीक है, शिक्षण कार्य को सही रूप से चलाने के लिए उसको अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये कहते हैं कि मान्यताएं, रुचियां, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण, ठीक है, मान्यताएं, रुचियां एवं दार्शनिक दृष्टिकोण एवं ऐतिहासिक ये चीजें क्या करती हैं, शिक्षक शिक्षा में सुधार लाती हैं, शिक्षक शिक्षा में सुधार लाती हैं, तो इन चीजों का ज्ञान भी एक टीचर को होना चाहिए। इनके साथ साथ इन चीज़ों मान्यताएं होती हैं, जो हमारी रुचियां होती हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण होते हैं, ऐतिहासिक जो होते हैं, इसमें क्या करना, इन चीज़ों का ज्ञान भी हमारे टीचर्स को होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है सामाजिक है, सामाजिकता को लेके ये काम करते हैं कि पूरे के पूरे संपूर्ण समाज को हमको शिक्षित करना है, तो हमारे अंदर ये गुण भी होने चाहिए। केवल विषय से लेके, पाठ्यक्रम से लेके ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, केवल हमको इतना ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का भी ज्ञान, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा अधिक ज्ञान नहीं देना चाहिए, कैसे किताबी सैद्धांतिक ज्ञान ज़्यादा नहीं देना चाहिए, उसमें उनको कैसा रचनात्मक ज्ञान देना चाहिए। इस तरीके से बच्चों को रचनात्मक ज्ञान देना चाहिए, उनको सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे तर्क वितर्क के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य ज्ञान होता है। तो अध्यापक, शिक्षक, टीचर एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि टीचर्स को इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और उसको बच्चों में ऐसी ज्ञान प्रदान करना चाहिए जो ज्ञान रचनात्मक हो, ठीक है, रचनात्मकता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हो, सैद्धांतिकता के आधार पर नहीं। क्योंकि जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है वो कैसा किसी संकलित तथ्यों से मिलता है, जैसे कहीं पे कोई डाटा लिखा हुआ है, हमने उसको पढ़ लिया और हमने एकत्रित कर दिया, तो वो गलत भी हो सकता है, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान को लागू होना चाहिए, रचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर गुणों का विकास होना चाहिए। इसलिए यथार्थवाद के समर्थक थे, ठीक है, ये हावरमैन थे, यथार्थवाद थे, ठीक है, यथार्थवाद। और यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान किस तरीके का होना चाहिए, टीचर्स को कैसा ज्ञान देना चाहिए अपने स्टूडेंट को, जो ज्ञान वास्तविक हो, रियलिज्म,
ठीक है, जो वास्तविक हो, जो ज्ञान सही हो, सत्य हो, अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वही ज्ञान सत्य होता है। वास्तविकता को देखकर जब हम देखते हैं, स्वयं करते हैं अनुभव के माध्यम से, तो ये कहते हैं कि टीचर्स को ऐसे ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। जैसे जब अध्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है तो क्या होता है कि हमारा प्री सर्विस होती है, प्री सर्विस एवं इन सर्विस होती है, ठीक है। तो इन प्री सर्विस सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षा जब हमको प्रशिक्षण दिया जाता है तो यहाँ पे क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे हमको अपने प्रशिक्षण में हमको अपनी गुणवत्ता में सुधार करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम तर्क वितर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यशालाएं, सिम्पोजियम, सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो इससे हमको क्या अनुभव मिलता है, क्या प्रशिक्षण मिलता है, अनुभव मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तर्क वितर्क करते हैं तो हमको ज़्यादा ज्ञान में, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ज्ञान सैद्धांतिकता के आधार पर नहीं, वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, रियलिज्म होना चाहिए। तो ये कहते हैं रचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। और आपस में जो ज्ञान होता है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से उन्होंने ज्ञान की बात की, ठीक है, कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया जनसंचार की इन्होंने महत्व दिया, ठीक है, सामाजिक संचार को। जैसे जब ज्ञान होता है तो कितने लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, जब स्कूल में टीचर्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स के एक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ स्टाफ में फिर टीचर्स होते हैं, फिर ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स के आपस में माता पिता होते हैं, ठीक है, फादर मदर होते हैं। तो ये लोग आपस में सब लोग जुड़े होते हैं। तो आपस में जो श्रृंखला होती है इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं कि मतलब आपस में ज्ञान किस तरीके से मिलता है। हम इनको सिखा रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे तरीके से आपस में ज्ञान, संचारीय माध्यम से ज्ञान, ठीक है, ठीक है। तो जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति तर्क के माध्यम से मानी, और ये कांट के ज़्यादा समर्थक थे, ठीक है, कांट से ये प्रभावित थे। तो कांट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इन्होंने दो प्रकार के ज्ञान को मुख्य रूप से माना है, एक तो होता है आपका बुद्धि, दूसरी होती है इंटेलिजेंस, सॉरी बुद्धि को बोलते हैं इंटेलिजेंस, और दूसरा होता है आपका अनुभव, ठीक है। तो इन्होंने दो प्रकार की चीज़ों को माना है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, दो प्रकार के ज्ञान को माना है कांट ने। तो इनका दृष्टिकोण बस यही है कि जो भी ज्ञान होना चाहिए हमको अपने बुद्धि के माध्यम से, अनुभव के द्वारा वास्तविक रूप से होना चाहिए प्राप्त, और वही ज्ञान टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए उनके लिए कोई टीचर होगा तो उसको अपना विषय आता होगा, विषय उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो कोई भी टीचर कोई विषय पढ़ाएगा तो वो अपने विषय का अध्ययन करेगा ही करेगा। और पढ़ाने के लिए यदि वो किसी स्कूल में पढ़ाएगा या कहीं पढ़ाएगा तो उसके लिए, उस शिक्षण कार्य के लिए वो पाठ्यक्रम का अध्ययन भी जरूर करेगा, पाठ्यक्रम का ज्ञान होना उसके लिए जरूरी होगा, ठीक है। तो ये तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस साथ साथ ये चीज़ें भी, ये जो हैबरमैन कहते थे इन्होंने अपने सिद्धांत को, ठीक है, इन्होंने एक मॉडल दिया था, ह्यूमन इंटरेस्ट मॉडल जिसको बोलते हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया था, ह्यूमन इंटरेस्ट मॉडल बोलते हैं जिसको, इंटरेस्ट मॉडल, जो 1971 में दिया था, ठीक है, हैबरमैन ने। इन्होंने 1971 में दिया था। इन्होंने कहा कि ज्ञान के 3 आधार होते हैं, ज्ञान के 3 आधार होते हैं, ठीक है। इन्होंने ज्ञान को 3 आधार में, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हम लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के बेस पर ही समझ रहे हैं कि ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो पहला इन्होंने कहा निरूपण, दूसरा कहा निर्देशात्मक, और चौथा इन्होंने कहा व्यवहारिक, ठीक है। तो इन्होंने ज्ञान के 3 आधार बताए कि टीचर जो शिक्षक शिक्षा होती है वो ज्ञान के, इन्होंने कहा कि जो हैबरमैन के दृष्टिकोण से जो अध्यापक शिक्षा है वो किस तरीके की होनी चाहिए, निरूपण यानी फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं इसको, फॉर्मुलेशन, ठीक है। फॉर्मुलेशन के आधार पे जो हम शिक्षा देते हैं, फॉर्मुलेशन के तरीके से, जैसे हम किसी भी चीज़ को फॉर्मुलेट्स करके फॉर्मुलेशन के माध्यम से जो शिक्षा देते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम जो शिक्षा देते हैं, इस तरीके की शिक्षा अध्यापक टीचर एजुकेशन में सम्मिलित होनी चाहिए। निर्देशात्मक शिक्षा, जैसे सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है, ठीक है, वो आ गया। व्यवहारिक ज्ञान जो हम करके सीखते हैं, ठीक
ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान बिहेवियर में जो हम स्वयं करके हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। जो वास्तविक ज्ञान, जो सही ज्ञान होता है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है, और जो निर्देशात्मक ज्ञान होता है, निर्देशात्मक के माध्यम से जो सैद्धांतिक ज्ञान, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सभी चीज़ों को इन्होंने सम्मिलित किया है, और इन्होंने जनसंचार सामाजिकता को मानते थे, दार्शनिक दृष्टिकोण को भी इन्होंने माना है कि कोई भी जो बालक होता है या टीचर होता है वो किस तरीके से सीखना चाहिए, तर्क वितर्क के माध्यम से, अपना बुद्धि के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से। यथार्थवाद को ये मानते हैं, तो जो चीज़ें वास्तविक है, वास्तविकता के माध्यम से हमको प्रयोग करके सीखना चाहिए और अनुभव के माध्यम से सीखना चाहिए। कांट से ये ज़्यादा प्रभावित थे, तो कांट ने बुद्धि को मुख्य बताया है एवं अनुभव को मुख्य बताया है। तो ये अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है, एवं बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के दिमाग से हम जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो ये जो ज्ञान को संचार का साधन, संचार मानते थे। समाज की दृष्टि से इन्होंने जो ज्ञान को सामाजिक रूप दिया है, सामाजिकता को मानते थे कि सामाजिक ज्ञान किस तरीके से हमको प्राप्त होता है, डेमोक्रेसी या जनतंत्र पर इन्होंने बल दिया है, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही। वैसे इसके जो आपका हैवर मैंने इसके क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका अभी आ चुका है एक पिछले ईयर, तो ये नहीं आएगा इसका। लेकिन अभी हम जब इसके जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें समथिंग क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो इसलिए मैं इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग से नहीं करवा पा रही हूँ। नहीं तो मैं टॉपिक वाइज अलग क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि प्री सर्विस इन सर्विस इसमें भी है, ठीक है। प्री सर्विस फर्स्ट पार्ट ए में भी है, इसके बाद सी में भी है। तो जब पूरी यूनिट आपकी हो जाएगी, 4th यूनिट, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इससे होंगे रिलेटेड, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तो वहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन क्या करूं, मैंने 2 दिन से क्लास नहीं ली है, इस दिन से आज इसलिए मैंने आज ज़्यादा बड़ी क्लास ले ली और ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि लंबी क्लास होने से, ज़्यादा टाइम लगने से क्लास में आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, तो फिर मैं वीडियो को छोटा करूँगी, ठीक है।